नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जिहाद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर आतंकियों की फैक्ट्री चलाने वाले आतंकिस्तान में इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है। जी हां, पूरी दुनिया में अपने आतंकियों को भेजकर दहशत फैलाने वाला पाकिस्तान इन दिनों खुद दहशत में है। जिस जिहाद के नाम पर पाकिस्तान ने कश्मीर में कई दशकों तक खूनी खेल खेला, वही जिहादी अब पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट रहे हैं। और ऐसा कोई भी अब दिन नहीं गुजर रहा जब पाकिस्तान में बम धमाके और गोलीबारी की गूंज सुनाई नहीं देती। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भी उन्हीं हमलों की एक बानगी है। अब ये जो धमाके हैं, धमाके गोलीबारी में आम लोगों के साथ साथ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के जवान भी बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। अभी हाल ही में 13 मई को बलूचों के घातक प्रहार से पाकिस्तान करा रहा था। अब 14 मई की रात पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिला में बम धमाके हुए। ताबड़तोड़ फायरिंग से ये पूरा इलाका दहल उठा। और इस बार हमला किया है टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने। इस पूरे हमले में पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस के 18 जवान मारे गए। इस खबर से एक एक पहलू हम आपको बताएंगे, करवाएंगे रूबरू और बताएंगे तालिबान के घातक प्रहार से कैसे त्रस्त है पाकिस्तान, कैसे पस हो रहा है आतंकिस्तान, आखिर ये सब क्यों हो रहा है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये, घर की या खुद की नाकामियों के लिए हमेशा की तरह दूसरों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं पाकिस्तान के हुक्मरान, हिंदुस्तान को कोस रहे हैं अपनी नाकामियों के लिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बार फिर से आतंकियों ने पाकिस्तान को बड़ी चोट दी है। अब सूत्रों की माने तो अलग अलग जगहों पर जो हमले हुए उसमें कम से कम 18 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मचारियों की मौत हुई, जबकि कई अन्य घायल भी बताए जा रहे हैं। अब ये जो हमले हुए, इन हमलों के पीछे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का हाथ बताया जा रहा है। और सबसे बड़ा हमला हुआ बाजौर जिले में। यहाँ के लोई मामुंद इलाके में ये धमाका हुआ। जानकारी है कि टीटीपी ने आर्मी कैंप पर आत्मघाती अटैक किया और कई सुरक्षा चौकियों को निशाना बनाया। बताया जाता है कि टीटीपी ने आर्मी कैंप को घेर कर रखा और मुख्य गेट पर ब्लास्ट किया। फिर भारी हथियारों से हमला किया गया। रात भर मुठभेड़ चली और इस हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। इस हमले में 18 जवानों की मौत हो गई, जबकि कई सैनिक घायल हो गए। अब बताया जाता है कि इस दौरान टीटीपी ने 23 कैवलरी डिवीजन, 172 विंग, 173 विंग, 177 विंग पर और 26 फ्रंटियर फोर्स के कई ठिकानों को एक साथ टारगेट किया। पाकिस्तान में दहशत का पर्याय बन चुका टीटीपी आखिर क्या है, इसका गठन आखिर किसने किया, ये भी आपको जानना चाहिए कि आखिर क्यों टीटीपी और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ी नाराजगी पाकिस्तान सेना या प्रशासन के बीच में नजर आती है। दरअसल पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना है तहरीक-ए-तालिबान। पाकिस्तान तालिबान के नाम से मशहूर है ये, जिसका गठन 2007 में हुआ था बैतुल्लाह महसूद के नेतृत्व में। इसकी जड़ें दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर फैली हुई हैं और माना जाता है कि इसके साथ 30 से 35 हजार लड़ाके जुड़े हैं। टीटीपी का मुख्य उद्देश्य रहा पाकिस्तान की निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंकना और पाकिस्तान में इस्लामी कानून के आधार पर अमीरात की स्थापना करना। अब पाकिस्तान में इस्लामी कानून के आधार पर साम्राज्य स्थापित करने की हिमायती टीटीपी का एक खूनी इतिहास भी रहा है। उसने पाकिस्तान को कई बार दहलाया है, जिसमें हजारों लोगों की जान भी जा चुकी है। टीटीपी के कुछ बड़े हमलों पर भी अगर नजर डाली जाए तो 30 मार्च 2009 में लाहौर के पुलिस एकेडमी पर अटैक हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, 100 लोग घायल हो गए। अक्टूबर 2009 में इस्लामाबाद में विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय, जिसे टारगेट किया गया, राहत सामग्री के इंतजार में खड़े 50 लोगों की हत्या कर दी गई। दिसंबर 2010 में मोहम्मद एजेंसी में प्रशासनिक भवन पर दोहरा आत्मघाती हमला हुआ। 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हो गए। वहीं फरवरी 2011 में मर्दान में पाकिस्तानी सेना के एक परिसर पर हमले की खबर सामने आई, जिसमें 31 लोगों की मौत हुई और कई घायल हो गए। वहीं मई में 2021 में ही कराची में मेहरान नौसैनिक अड्डे पर अटैक होता है और 10 पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों की मौत हो जाती है। तारीख आती है 2014 16 दिसंबर की, पेशावर के एक आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक होता है
और इस हमले में 148 मासूम बच्चों की भी जान चली जाती है। 132 स्कूली बच्चे उसमें शामिल थे, कई और भी लोग उसमें शामिल थे। तो ये बड़े हमले हैं। इसके अलावा कई छोटे हमलों को भी अंजाम लगातार टीटीपी देता रहा है। पिछले कुछ वक्त में अगर देखा जाए तो पिछले 1 साल के अंदर ही कई घटनाएं भी सामने आई। बड़े सवाल, पाकिस्तान वही काट रहा है जो उसने दूसरों के लिए बोया था। सवाल, बढ़ती आतंकी घटनाएं पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात पैदा कर रही हैं। सवाल ये भी, अफगान सीमा से सक्रिय आतंकी नेटवर्क पर पाकिस्तान का नियंत्रण क्या कमजोर पड़ता जा रहा है। करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, उनसे भी आपको मिलवा देती हूं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पूर्व राजनयिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से 2 खास मेहमान भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। इरशाद अहमद जी हैं जो कि नेता हैं PMLN के, और भू राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर पाकिस्तान से ही रजा काशिफ जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। देखिए, मैं आगे बढ़ूँ चर्चा में, लेकिन अपने दर्शकों को ये भी बताती चलूँ कि जब जब किसी भी जवान पर अगर हमला होता है तो वो किसी भी जवान की जान जाना, मौत होना बड़ा दुखद है। भले ही ये कहा जाए कि वो कोई भी देश हो, कोई भी मुल्क हो, जिस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं हम कभी उसका समर्थन नहीं करते, निंदा करते हैं, लेकिन फिर भी बार बार बात यही होती है कि जो चीज़ एक तरह से बोई गई, क्या वही एक तरह से पाकिस्तान पा रहा है। यही सवाल मैं कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी आपसे शुरुआत करना चाह रही हूँ। आज जो तस्वीर नजर आती है, क्या वो उसी तस्वीर को एक तरह से चरितार्थ कर देती है? जब बोया पेड़ बबूल का तो कांटे ही मिलेंगे, ना फल मिलेगा ना फूल। बिल्कुल नैना जी, आप देख लीजिए, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी गुर्बत में चलती है, डेवलपमेंट नहीं है, पाकिस्तान हमारे साथ ही इंडिपेंडेंट हुआ है 1947 में, और उनकी जीडीपी हमसे 1/10 है, और पर कैपिटा भी ले तो आधी है। क्यों भाई? उनको डेवलपमेंट पे फोकस नहीं है। उनकी एक ही इंडस्ट्री चल रही है कि टेररिज्म जो है वो एक्सपोर्ट करो दुनिया भर में, और अपनी फौज को लगा दो इस काम। फौज तो लड़ नहीं सकती। 71 वॉर में मुझे लड़ने का प्रिविलेज मिला, सौभाग्य मिला और प्रिविलेज मिला, और दो दो, दो भागों में बट गया पाकिस्तान। अभी हर जगह उनको तकलीफ है, अफगानिस्तान में, KPK में, बलूचिस्तान में, सिंध में, POK में, तो इसी पे लगे रहते हैं। एहसास ये है कि बल्कि ये मिलिट्री हुक्मरान अपना वर्चस्व बनाने के लिए चाहते, लड़ाई होती रहे, भारत तुम्हारा दुश्मन है, ये हमारा टेररिस्ट अटैक है, ताकि पाकिस्तान का वर्चस्व रहे। आपको पता है, पाकिस्तान में एक आदमी कर्नल बनता है, प्रमोट होता है, तो इतना एकड़, इतना किला जमीन फ्री। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। सारे पाकिस्तान के चीफ बड़े बड़े बंगले दुबई, UK, US में रह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ, मिलिट्री इतनी फैसिलिटीज एंजॉय कर रही है, उनका वर्चस्व बनाने के लिए टेररिज्म का इन्होंने पकड़ा है। और स्वर्गीय जनरल जियाउल हक ने ये टेररिज्म को बढ़ावा दिया कि इसी से हम लड़ेंगे, इंडिया से डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकते, टेररिस्ट इकट्ठे करो, वो इंडिया पे लड़ेगा। तो जब इस टाइप का काम, बिल्कुल सही बोला आपने, तो इस टाइप का काम आप करेंगे, अगर आप सांप पालेंगे तो सांप तो आपको भी काटेंगे, जो काट रहे हैं आप उस भुगत रहे हैं। यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। और बस इसलिए फेल स्टेट चल रहा है, पर किसी को फिक्र भी नहीं है, हुक्मरान को पाकिस्तान में फिक्र ही नहीं। नैना जी, हाँ, देखिए सर, यही तो एक बड़ी बात है कि ये जो एक बड़ी अदावत है, बड़ी नाराजगी यहाँ पर ज़रूर देखी जाती है। मुझे लग रहा है शायद इरशाद अहमद जी फिलहाल मेरे साथ में अभी कनेक्टेड नहीं है, कनेक्ट हुए थे, लेकिन रजा काशिफ जी, ये जो हमले हो रहे हैं आखिर ये क्यों है, क्या है? ये दावा किया जा रहा है कि एक तरफ मध्यस्थता की बात करते हैं और कहा जाता है कि भाई ठीक है, दुनिया में जो हलचल है मिडिल ईस्ट में उसको कंट्रोल करेंगे, शांति लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन खुद के घर में बड़ी अशांति फैला चुके हैं आप। बुनियादी बात यह है कि मिडिल ईस्ट या चीजों में पाकिस्तान का जो रोल है वो अपनी जगह है, ताकि दुनिया में बेहतरी हो सके। अच्छा, दूसरा ये कि पाकिस्तान में जो हो रहा है बॉर्डर्स पे या अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान की तो हिस्ट्री यही है। ऐसा कब हुआ कि अफगानिस्तान के यहाँ से जो लोग हैं, बल्कि आप एक देखें, वो पश्तून जो कहलाते हैं, पठान, उनका कबीला तो यहूदियों से अपने आप को जोड़ते हैं कि हम वो 12वां कबीला है, ट्राइब्स हैं। अब है नहीं है, वो अलग बात है।
तो महमूद गजनवी से लेके गौरी तक सब अब काबुल से ही आते रहे ना। अब आप मुझे बताएं कि वहां अरे वो तो आपके सिविलाइजेशन भाईजान है ना, आपके तो बिरादर हैं वो, फिर इस अच्छा तरह से नाराजगी क्यों? मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। अच्छा, आपने कहा खासतौर से मिडिल ईस्ट की अदावत या शांति की बात, अच्छी बात है। देखिए, कहीं से भी शांति की शुरुआत हो, ऑल्दो वो पाकिस्तान से होती है, तो ये बड़ा अजीब हो जाता है। ऐसा लगता है कि एक ही हाथ में आपने खासतौर से जहर भी दे रहे हैं और उसी हाथ में आप मलहम भी लगाने, दवा देने की भी बात करते हैं। हमारी एक कहावत कही जाती है रजा काशिफ जी, घर के देव ललाएं और बाहर के पूजे जाएं। घर के जो लोग हैं उनको तो पूजा नहीं जा रहा, वो बेचारे परेशान हैं, वो शांति की बाट जो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे घर में शांति कब होगी? पाकिस्तान की सेना सरकार हमारी ओर ध्यान देगी या नहीं देगी? अच्छा देखें, जहां तक सेना की बात है, चाहे वो इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, कहीं की भी हो, अपनी जगह जो उनका काम है रक्षा करना करते हैं। लेकिन एक सोशल फैब्रिक है काबुल की। वहां के जो ट्राइब्स हैं वो कुछ पाकिस्तान के फाटा के एरिया में भी आते हैं। अब मसला ये कि चूंकि वो यहाँ भी है कुछ एरिया, तो वहां से वो इजीली ट्रैवल भी कर लेते हैं। अब मसला ये है कि तालिबानाइजेशन फिर अफगानिस्तान से जो भी हो रहा है वो भी इतना अच्छा नहीं है, नहीं होना चाहिए। और एक और इशू ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो तकाजे करती है, जो कहती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की है, इमरान खान की पार्टी की है, वो दिल में जो नरम गोशा रखते हैं उनके लिए, उनकी ये कि हम पे अटैक ना हो। और बात ये कि या तो अब क्या किया जाए, डेमोक्रेसी है, एक प्रोफेशनल गवर्नमेंट को ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप मजीद सख्तियां करें। जितना गवर्नमेंट उनको कह रही है वो इतना जो सच्ची बात है नहीं कर रहे, उनको करना चाहिए ताकि पीस पैदा हो। देखिए, ये सूबे के अंदर, एक प्रोविंस के अंदर, एक स्टेट के अंदर जो इश्यूज हैं वो तो वहां के चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन चीफ मिनिस्टर अब तक, जब तक आपके सामने चेंज हुए जा रहे हैं, अभी जो नए चीफ मिनिस्टर हैं वो आए और उन्होंने कहा मैं तो जिंदगी दे दूंगा इमरान खान की खातिर, और वो अडयाला में उनकी जब पेशी होती है तो वो वहां पे भी कभी कभी गलती से चले प्रदेश जाएं, सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। आपके लॉ एंड ऑर्डर जो है उसके लिए और कोई व्यवस्था नहीं है क्या प्रदेश सरकार के नाम की जिम्मेदारी को? या फिर इसीलिए क्योंकि वो एक तरह से इमरान खान की पार्टी के लीडर हैं इसीलिए उसको ऐसे ही खाली हाथ छोड़ दिया गया? वरना सीमावर्ती इलाकों में तो बड़ा तनाव हमेशा से रहता है। क्या ये आज की समस्या है बस? अच्छा देखें, एक तो इस चीज को आप अंडरस्टैंड करें नैना जी कि जो पेशावर है, ये जगह ये सीमा के साथ नहीं है, ये बॉर्डर के साथ जुड़े हुए नहीं है। नहीं, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रही हूँ, पूरे प्रांत की बात कर रही हूँ रजा काशिफ जी, पूरे प्रांत की जी। अच्छा, दूसरा ये कि देखें, हमने तो देखिए पाकिस्तान ने तो उनको अपना भाई समझ के इज्जत दी, उनको 40 साल रखा। अब आप देख लेना, ईरान में तो किसी ने नहीं रखा इस तरह, उनको कैंप्स में रखा गया। अफगान वॉर हुई तो वो ना भारत ने की ना पाकिस्तान ने की। देखें, आपके सामने अमेरिका था और रशिया था, उसके जो लॉसेस हुए उसका जो बाय प्रोडक्ट है टेररिज्म, उसका एक बाय प्रोडक्ट है, वो नहीं होना चाहिए। मैं तो खुद कंडेम आपके सामने कर रहा हूं। वेपनाइजेशन जो हुई पूरे पाकिस्तान में, और जितनी चीजें गलत हुई, और फिर वहां से अफगानी जिस तरह से मूव करके आए पूरे मुल्क में, आपको शायद याद ना हो, आप शायद कॉलेज में हो उस वक्त, क्या कुछ परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट आप देखें, प्रेसिडेंट थे, उनके ऊपर 2 अटैक रावलपिंडी में हो जाते हैं और अब वो अफगानी होते हैं। अब देखें, जब अफगानियों पे सख्ती की जाती है ना, तो मैं आपको जेन्युइन चीज बताऊं, उस वक्त यूनाइटेड नेशन के लोग आ जाते हैं उठ के जी ये लोग हैं, इनको जाने ना दें, ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है। तो गवर्नमेंट कैसे अपनी रिट लेके आए? फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स आ जाते हैं उनको बचाने, और ये चीज गलत है। और देखिए, मैं इसकी बिल्कुल, आप भी इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये चीज बिल्कुल गलत हो रहा है कि जब उनको अभी भी अफगानियों को, जिन्होंने फेक शनाख्ती कार्ड एनआईसी बनाए, आइडेंटिटी कार्ड पाकिस्तानी बनाए, उन सबको जैसे से पकड़ा जाता है, इनकी चीखें निकलती हैं। फिर वही पश्तून है, वही पश्तो बोलने वाले लोग हैं, वही पठान है, वो यहाँ पे भी आते हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी दिखाने की कोशिश करते हैं। 40 साल में इतने वो घुस चुके। स्वीकार किया आपने, कम से कम ये बात तो मानी कि आपने 40 सालों तक उन्हें रखा, और अगर रही बात आपने उनको रिफ्यूजीज के तौर पर किया, और ये मैंने कई ऐसी रिपोर्ट सामने आती हैं, यूएन खासतौर से वही रिफ्यूजीज टीटीपी में भर्ती आते हैं, अटैक करते हैं। डिपोटेशन पॉलिसी का नतीजा एक तरह से ये है, आप उसे स्ट्रेटेजिक अपनी डेप्थ कह देते हैं, लेकिन ये बड़ा ब्लंडर और फेलुअर एक तरह से हो जाता है। राजन जी,
आपसे मैं समझना चाह रही हूँ, एक तरफ अफगानिस्तान में तनाव है, टीटीपी के लड़ाके यहाँ पर बड़ी स्थिति क्रिएट करते हैं, तालिबान की तरफ से बात यहाँ पर सामने आती है, खुद स्थितियां कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन अभी हाल ही में ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली में बयान दिया और इन सारे फेल्यूअर्स को भी वो भारत से कनेक्ट कर देते हैं। अरे खुद का घर संभलता नहीं, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो ये इसी वजह से नजरअंदाज कर दिया जा रहा है, जैसा कि रजा काशिफ साहब कह रहे थे कि भाई वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने तरीके से डील करते हैं, क्योंकि वो क्या इमरान खान की पार्टी के इसी वजह से? देखिए, एक कहावत है अंग्रेजी में, दोज हू लिव बाय द स्वॉर्ड शैल डाई बाय द स्वॉर्ड। यस, पाकिस्तान हमेशा तलवार के जोर पे चला है। जब 47 के बाद जब आजाद हुआ, आई थिंक कुछ हार्डली मतलब 10 साल भी नहीं बीते होंगे कि अयूब खान जी वहां पे सत्ता में विराजमान हो गए और तलवार के जोर पे पाकिस्तान चला। जो भी बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान, उसको इन्होंने तलवार के जोर पे चलाना चाहा, वो अलग हो गया। बलूचिस्तान को तलवार के जोर पे चलाना चाहा, अलग होने की कगार पे है। पूरा अफगानिस्तान में जो तालिबान की आज बात करते हैं, उन तालिबान का ओरिजिन कहां से हुआ, जिनको ये अमेरिकी मुजाहिद अमेरिका की सपोर्ट से बोलते थे। अब जो इनके डिफेंस मिनिस्टर भी बोलते हैं कि हाँ, हमको इस्तेमाल किया गया और हमारे थ्रू इनको खड़ा किया गया। तो जब आपकी पूरी सियासत सिर्फ तलवार के जोर पे है, आज वही तलवार आपके बीच में घूम रही है, तो इसमें कोई मतलब अतिशयोक्ति नहीं है, या देयर इज नो सरप्राइज कि वो ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, बिकॉज ये आप ही के, हमारे यहाँ ना व्हाट वी कॉल कर्मा, सो दिस इज कर्मा बाइटिंग बैक, कि समय का चक्कर, बिकॉज वी बिलीव इन टाइम नॉट एज ए लीनियर स्केल बट एज ए काल चक्कर की सर्कल में घूमता है। सो दिस इज अ सर्कल ऑफ टाइम जो आके इट हैज कॉट अप विद पाकिस्तान, जिसको ये बोलते हैं अभी ना हाइब्रिड डेमोक्रेसी। आई मीन अभी तो खैर बिल्कुल इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है, एज पर इन्हीं के अगर पॉलिटिकल कमेंटर देखो कि इट इज नाउ हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज, कि भाई डेमोक्रेसी शैम रहेगी, रूल आर्मी करेगी, पर वो पीछे रहेगा, अनलाइक जो पहले होता था ओपन मार्शल लॉ। लेकिन ब्रिगेडियर राजन, क्या ये पाकिस्तान जैसे देश में भी क्या ये वाला फॉर्मूला फिट होता है? क्या ये सारी बातें वहां पर भी फिट होती है क्या? क्योंकि यहाँ पर ना खाता ना बही, जो आसिम मुनीर कहे वो सही, वो वाली बात हो जाती है। ये मैं बता रहा हूँ ना, यहीं से तो प्रॉब्लम शुरू हो रही है। अभी नेचुरली अगर आसिम मुनीर चला रहे हैं, सो दिस इज ही इज रनिंग द कंट्री विदाउट अकाउंटेबिलिटी। मतलब अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। आपके जर्नल्स दुबई अमेरिका में फूड चेन्स बनाए, जो मर्जी कर लें, किसी की हिम्मत नहीं कुछ बोल पाए। आई मीन अभी तो पाकिस्तान जनता को ही पता है, बिकॉज पहले जमाना अलग था, सोशल मीडिया का पता नहीं लगता था कि कितनी करप्ट है पाकिस्तान आर्मी। नाउ बिल्कुल ओपन में आ रहा है, नाम आ रहे हैं किसने क्या क्या किया। आई मीन अभी तो वुमनाइजिंग के आ रहे हैं कि किस प्रकार मतलब वुमनाइजिंग होती है पाकिस्तान आर्मी में। दुनिया भर के मतलब दिस टाइप ऑफ द थिंग्स आर कमिंग अप, जो उनकी कैरेक्टर बताता है। सो ये जब एक सेना अपना कैरेक्टर इस प्रकार लूज कर देती है, तो आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। और ऊपर से वही सेना देश को भी चला रही है, तो नेचुरली इट विल बी अ रिफ्लेक्शन। द सोसाइटी एट लार्ज वो एक रिफ्लेक्शन बन जाती है आपके हुक्मरानों की। वही हो रहा है। अभी इमरान खान की बात करते हैं कि वो इमरान खान है, पहले ये बताइए इमरान खान जेल में क्यों है? जहां तक अभी खबर है कि मतलब द मोस्ट ऑफ द केसेस अगेंस्ट हिम, आई मीन कोर्ट हैव ग्रांटेड हिम बेल, दिस थिंग। और ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी वजह से उसको 4 साल मतलब लगातार रखा जाए। ऑब्वियसली ये पर्सनल जिद है कि आसिम मुनीर नहीं छोड़ेगा, कुछ कर लो, नहीं छोड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जाए भाड़ में, वो जाए भाड़ में, जिसको जाना। मतलब रजा काशिफ जी की बात कही कि राजन जी ने जो बात कही वो तो ये बड़ी दुरुस्त है कि भाई अगर यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि जो भी चला रहे हैं वो आसिम मुनीर चला रहे हैं। आपके जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल, मतलब आपके लिए फील्ड मार्शल, वो भी क्या अब इन परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? क्या उनके हाथ से परिस्थिति जा चुकी है? क्या जो बड़ा ढोल पीट रहे हैं वो ढोल भी फट चुका है क्या? राजा काशिफ जी जवाब दीजिएगा जल्दी से एक बार, शॉर्ट रिएक्शन इसी पर। मैं फिर अमीन जी का रुख कर रही हूँ।
जी जी, क्या पूछना चाह रही हैं, जरा रिपीट कर मैं बस देंगी? यही पूछ रही थी, अभी ब्रिगेडियर राजन जी ने जो तमाम बातें कही, मुझे लग रहा है आप तो सुन भी नहीं रहे। अगर आप गंभीरता नहीं दिखा रहे, आपकी सरकार क्या गंभीरता दिखाएगी? आपके आसिम मुनीर के हाथ में भी अब नहीं है क्या खैबर पख्तूनख्वा या टीटीपी को कंट्रोल कर पाना, या बाउंड्री जो सिक्योरिटीज हैं? अब जो बड़ी सिक्योरिटी की बात करते थे, वो ढोल पीटते थे, फट गया वो ढोल? अच्छा देखें, फील्ड मार्शल जो है, बात ये है कि अगर वो कुछ करें तो आपको बुरा लगे, ना करें तो अरे आपको कुछ बुरा लगे। करें तो। अच्छा एक चीज सुन लेना, अब मैं बात कर लूं। कुछ करें, क्या करें? हमला कर दें इंडिया पे? क्या चाहती हैं आप? ऐसा तो नहीं है ना कि क्या करें। अब मैं जब बात कर तौबा रहा हूं तो तौबा, फिर मेरी ऐसा सुन ले ख्वाब में बात। भी मत सोचिएगा रजा काशिफ जी, ख्वाब में भी मत अच्छा सोचिएगा पहले आप जरा। तौबा कर यार, एक तो आप ना, वो पहले कहती है कुछ करते नहीं है, मैं कहता हूँ फिर कर लें, तो फिर आप कहती है मैं तौबा बोली तौबा। कुछ अच्छा काम कीजिए। आपको ख्वाबों में भी हमले समझ में आते हैं, खून खराबा समझ में आता है, इसीलिए तो टीटीपी आपके सर पे चढ़ के ताता थैया कर रहा है, जिसको आपने घर में बैठ के इतना पाला पोसा। तालिबान भी आपके लिए चुनौती बन गया। अच्छा अच्छा, सुन ले मेरी, सुन ले, अर्ज कर लूं। बताइए। एक तो मसला ये है कि आप बोलने नहीं देती किसी को, मतलब मैं शुभ शुभ भी बोल लूं लेकिन कुछ तो मतलब कहने देना। चलिए चलिए बोल अच्छा दीजिए। बुनियादी, अच्छा बुनियादी बेसिक चीज ये है कि आप क्या चाहते हैं कि फील्ड मार्शल साहब कुछ मसला करें और फिर आपके लिए एक बहाना बन जाए, फिर आप एक इशू, एक नया प्रोग्राम इस पे करें कि जो है प्रोवेंस है, केपी प्रोवेंस के अंदर, खैबर प्रोवेंस के अंदर इन्होंने मार्शल लगा दिया, गवर्नर राज लगा दिया। तो देखें डेमोक्रेसी पाकिस्तान में है और डेमोक्रेटिक वे में ही सारी गवर्नमेंट चल रही है, मुल्क चल रहा है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अच्छा हर चीज चला अपने कौन रहा तरीके है से हो रजा रही है। काशिफ जी? और अच्छा चला कौन रहा है ये तो बता दीजिए। आपकी बात बड़ी खूबसूरत है कि भाई डेमोक्रेटिक देश है पाकिस्तान, पर चला कौन रहा है? अच्छा आसिम मुनीर चला रहे हैं, अच्छा शहबाज एक, शरीफ चला रहे हैं? अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप एक मीडिया पर्सन हैं और आपके मुंह से भी ऐसी बात निकलेगी, एक आम आदमी तो नहीं है ना ये, कोई आप सेना से हो तो आपको अच्छा लगता है ऐसी बातें करता। आपको तो प्रो डेमोक्रेसी होना चाहिए। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है और पार्लियामेंट चला रही है सब कुछ, अरे ठीक है। अच्छा अच्छा सुनिए, दूसरा अगर ये, मेरी बात करें रजा जी, तो मैं हिंदुस्तान की बात कर सकती हूँ, जहां पे मैंने डेमोक्रेसी को देखा है, चुनावों को मुकम्मल होते हुए देखा है, प्रधानमंत्री बनते देखा है, और ये कहा जाए कि हमारे यहाँ जो तमाम अलग अलग जो ये कहा जाए आर्मी चीफ हैं या फिर अलग अलग जो सेनाओं के प्रमुख हैं, हमने उनको काम करते देखा है। कभी उनको सरकार में हस्तक्षेप करते नहीं देखा, जहां पर स्थिति बिगड़ती उन्हें संभालते देखा है, किसी को सूली पे चढ़ाते नहीं देखा। जल्दी बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं मोहम्मद अमीन जी का। अच्छा मेरी, जी जी जी। अच्छा आपने आपकी तो पैदा होने से पहले सिविलियन मार्शल्ला डिक्टेटर नेहरू को भी आपने नहीं देखा, फिर उसके बाद सिविलियन मार्शल्ला डिक्टेटर इंदिरा को भी आपने नहीं देखा। एक फैमिली है जो डेमोक्रेसी के नाम पे बेड़ा गर्क भारत का कर गई, आपको कैसे और पता? इसी में से अरे बीजेपी सुनिए, बनी। अरे मैं आप जानती ये हूँ, माने ना, आप मैं बोल रही हूँ, देखिए मैं मुझे आपकी आपकी परेशानी जानती हूँ। वही इंदिरा गांधी जो आपको कहीं ना कहीं आपको अभी भी ख्वाब में आती होंगी, क्योंकि वही इंदिरा गांधी, वही आयरन लेडी थी जिन्होंने आपके एक हिस्से को आपसे दूर कर दिया था। रजा काशिफ जी, इतना खौफ भाई, अब तो बरसों की बात हो गई। अरे इंदिरा तो, इंदिरा क्या, इंदिरा का जो है, इंदिरा को ख्वाब में मोदी जी आते हैं कि तुमने हमें उखाड़ के नहीं दिया। अच्छा मैं मोदी जी को बड़ा बेहतर समझता हूँ नेहरू और इनकी जो लेगेसी से, क्योंकि बीजेपी की एक बड़ी पॉजिटिव चीज है। मैंने 2004 में एक आर्टिकल जंग में, मैं अखबार में लिख रहा होता था, न्यूज़पेपर्स में, तो मैं आपको बताऊं कि मैं उस जमाने से मुझे लगता है कि बीजेपी ने इंडिया को बड़ा पॉजिटिव ग्रोथ दी है। और तो जो एक मुझे बेड़ा लगता है गर्क फिर था, तो रजा काशिफ जी, आपकी इन बातों से, अच्छा मोहम्मद, मैं अमीन साहब का रुक कर रही हूँ, मोहम्मद अमीन साहब, डॉक्टर साहब, तो रजा काशिफ जी की बात से तो मुझे लग रहा है कि वो इस बात में बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जैसी डेमोक्रेसी बीजेपी ने या कांग्रेस ने इंडिया में क्रिएट करके रखी है इतने खूबसूरती के साथ में, वैसी ही डेमोक्रेसी पाकिस्तान में होनी चाहिए। वहां पर भी बीजेपी को या पीएम मोदी को भेज देते हैं, क्योंकि इनके जो आसिम मुनीर हैं या शहबाज शरीफ, उनसे तो हालात सुधर नहीं रहे, कि न जगह जगह हमले हो रहे हैं, अपनों को खो रहे हैं। नहीं, उनके हालात तो क्या सुधरेंगे। मैं लंदन में था तो हमारे इनकी पाकिस्तान का ही टैक्सी ड्राइवर था, बता रहा था देखिए ये हमारे एक्स प्रेसिडेंट का घर है यहाँ पर, तो सारे पैसे उनके विदेशों में लगे हुए हैं। कि जो भी ये मुशर्रफ साहब की कोठी बता रहा था, वो मैं तो जानता नहीं था, मुझसे कहता है ये मुशर्रफ की कोठी है। मैंने कहा अच्छी बात है।
यानी इनके सारे पाकिस्तान के पैसे जो हैं बड़े बड़े लोगों के कमाए हुए, वहाँ की जनता के वो लगे हुए हैं अमेरिका, फ्रांस और लंदन के अंदर। मैं तो इनके रक्षा मंत्री जो हैं जिनका नाम है ख्वाजा आसिफ की, उनकी 14 तारीख की जो धमकी है, 14 मई की पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कहा कि दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं है, दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं है। नेशनल असेंबली में बोले एक ही दुश्मन दोनों बॉर्डर पर हैं, खुली जंग होगी। का तालिबान भारत का प्रॉक्सी बन गया है, लिखित नहीं दे रहा है, टीटीपी को रोकेगा। हिंदुस्तान जंग लड़ रहा है अफगानिस्तान, यानी आसिफ बोले कि अफगान तालिबान भारत के इशारे पर आतंकवाद फैला रहा है, बल्कि ये भूल गए इस बात को कि इनका देश जो आतंकवाद है वो पूरी दुनिया में फैला रहा है। जहां भी कहीं पकड़े जाते हैं आतंकवादी ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। तो अब तो कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने इनको तबाह कर दिया, इनकी यूनिवर्सिटियां तोड़ दी गई, इन्हें खत्म कर दी गई, इनके 9 ठिकानों पर हमारे यहाँ से स्ट्राइक किया गया, स्ट्राइक हमारे जवानों ने जो किया वो आज भी इनको याद है। और आप देखिए क्या बातें करते हैं। और वही अभी जो हमारे कमांडर साहब कह रहे थे इस बात को कि ये देश और हमारा देश दोनों एक ही टाइम में 1947 में फ्री हुए। और अब ये बात करते हैं जनरल अयूब की, मैं उस वक्त होश में हवास में था जब मैं जानता था, जनरल अयूब के बारे में भी सुनता था और इतना तो मुझे होश था। और आपके कहते हैं कि आप पैदा भी नहीं हुई होंगी, ठीक है, अब लेकिन इतिहास और हिस्ट्री जो है सब लिखा हुआ है। आज भी गूगल करें तो मिल जाएगा, पढ़ने को मिल जाएगा। और ये भी गूगल करेंगे तो ये भी मिल जाएगा कि 1971 में इंदिरा गांधी ने इनके 2 फाट कर दिए, यानी एक दिया जो बनाते थे पूर्वी पाकिस्तान, उसको उठा के उन्होंने बांग्लादेश बना दिया। अब ये मुक्की खा के बैठे हुए हैं और आज ये कहते हैं दुनिया में ये चाहते हैं बिचौलियापन काम करने का। क्या बिचौलियापन करेंगे, खुद तो कुछ है नहीं बस का, और सिर्फ यही एक चीज है जिसका नाम है दलाली, यानी वो करके कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। आज इनके सारे डेफिसिट हो चुके हैं, इनको यूएई तक ने इनसे पैसा अपना वापस ले लिया। अगर सऊदी ना देता इनको हेल्प तो इन पे कहाँ रखा है, बेचारे खाने पीने को परेशान है। और टीटीपी तो करेगी इन पे हमला, बिल्कुल करेगी, और उसको नाम दे देते हैं हिंदुस्तान का कवर है ये और प्रॉक्सी वार है। इस तरह की बातें हिंदुस्तान नहीं करता, जब करना होगा तो अच्छा, डायरेक्टली। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, वो हालांकि नहीं, रजा मैं आप ही से सवाल करना चाह रही हूँ। वैसे रजा काशिफ साहब की बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दिल से हिंदुस्तानी, या हो सकता है दिल से इंदिरा गांधी और पीएम मोदी को बार बार शुक्रिया अदा करते हैं जो मोहब्बत एक तरह से दर्शा रहे थे। वो चाहते हैं कि वहां पर भी ऐसी सरकारें हो, पर क्या करें, ऐसा हो नहीं पा रहा। लेकिन अच्छा डॉक्टर मोहम्मद अमीन, खासतौर से अगर मैं टीटीपी की बात करूं, जरा ये बताइएगा कि आखिर टीटीपी और पाकिस्तान की अदावत क्यों है इतनी। एक तरफ तालिबान है, तालिबान को तो इन्होंने अपने घर में बच्चे की तरह पाला था ना, और जो तमाम रिफ्यूजीज जो अभी टीटीपी के लड़ाके बने बैठे हैं उनको किसने पाला पोसा, उसमें कहां से इनको हिंदुस्तान नजर आने लग जाता है। ये टीटीपी को जन्म देने वाले, पालने वाले, परोसने वाले और बड़ा करके हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाने वाले यही लोग थे। और आज अब अफगानिस्तान हमारे साथ आ गया है तो ये उसको बताते हैं। टीटीपी जो है इन्हीं की तैयार की हुई फौज है और इन्हीं को काटेगी। जैसे भी हमारे कमांडर रक्षा विशेषज्ञ कह रहे थे इस बात को कि क्या है ये, भूषण साहब ने ही, दीवान साहब बिल्कुल सही कहा कि अगर सांप पालोगे तो सांप आपको ही काटेगा। तो आज इनके सपेरे वो तो गायब हो गए और जो सांप है बड़े हो गए हैं, उनको खुद ही इनको संभाल नहीं पा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल है इनको संभाल पाना। और ये इस तरीके से तैयारी की है तो ये उल्टी के ऊपर पड़ने वाला है। मैं नहीं समझता तो टीटीपी को ही संभाल पाएंगे। एक दिन इनके लिए एक एटम बम बन चुका है टीटीपी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, उस्मान अहमद जी भी मेरे साथ में पाकिस्तान से पत्रकार कनेक्ट हो चुके हैं। उस्मान अहमद साहब, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। उस्मान जी, खासतौर से पिछले कुछ वक्त से लगातार बड़ी खबरें आती रही। वैसे तो कई बड़े हमले ये कहा जाए कि पाकिस्तान तालिबान के बीच में एक तरह से रखे हैं, लेकिन जिस रूप में अभी पिछले कुछ वक्त से अब हमलों की तीव्रता फिर नजर आती है चौतरफा, वो क्या दर्शाती है? आखिर कहां पर ऐसी चीज है जो कंट्रोल नहीं आ पा रही? सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही, प्रशासन के हाथ से चीजें बाहर हैं, या सेना के हाथ से भी चीजें अब आउट ऑफ कंट्रोल हैं? मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको पाकिस्तान की इतनी फिक्र क्यों पड़ी हुई है? मुझे पता था आप सवाल पूछेंगे। आपके जो ख्वाजा आसिफ साहब है ना जनाब, वो असेंबली में भारत के नाम का रोना रोते रहते हैं बात बात पे। अभी 2 दिन पहले भी असेंबली में वो यही बात, अपनी जो नाकामियां है वो हिंदुस्तान पे डाल देते हैं बात बात पे। आप उन्हें बोलिए अपनी नाकामियां खुद छुपाएं, हिंदुस्तान का नाम क्यों खराब करने की कोशिश करते हैं? हिंदुस्तान का अच्छा है, आप अपना नाम अच्छा समझते हैं तो अच्छी बात है।
आप बेसिकली तो आपको मणिपुर पे ज्यादा बात करनी चाहिए, कश्मीर पे ज्यादा बात करनी चाहिए। पाकिस्तान का आपको इतने फिक्र होनी नहीं चाहिए कि कहां पर ब्लास्ट हुआ नहीं हुआ। बट अच्छा है ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है, तो आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, तो वो भी ठीक बात है। मैं आपकी बात का बुरा नहीं मान रहा, आप सवाल कर रही हैं। बिल्कुल ख्वाजा आसिफ साहब ने इंडिया के हवाले से बातें की हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने आप पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो कीजिए ना, मैं कौन इन रोक चीजों रहा है के उस्मान जवाब अहमद जी? दूं कि हर एक चीज इंडिया पे डाल देना या इंडिया से हर एक चीज पाकिस्तान पे डाल देना, ये चीजें ठीक नहीं है। हमें अपनी सोल सर्चिंग करनी चाहिए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उनको देखना चाहिए कि भाई और क्या चीजें बेटर की जा सकती हैं। जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल अगर इसमें इंडिया का हाथ भी है तो कुछ हाथ होगा, ऐसा तो नहीं है कि सारा इंडिया का होगा। तो जो हमारे एंड पे चीजें हैं वो हमें बेटर करनी चाहिए। अगर ख्वाजा आसिफ साहब इंडिया को दुश्मन समझते हैं तो दुश्मन ने तो फिर दुश्मनी करनी है। मेरा ख्वाजा आसिफ साहब से ये सवाल है, आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या पॉलिसीज हैं? चीजें बेटर क्यों नहीं हो रही? तो मैं तो खुद बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ पाकिस्तान में जिस तरह की सिचुएशन है, कि हमें अपने चीजों पे फोकस करना चाहिए। ये क्या बात हुई कि इंडिया ने करवा दिया या इंडिया करता है? भाई आप क्या करते हो? आप चीजें बेटर क्यों नहीं कर रहे? आपसे हालात क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे? सिक्योरिटी सिचुएशन क्यों बेटर नहीं हो पा रही? आपकी क्या परफॉर्मेंस है? ख्वाजा आसिफ साहब तो पूरा दिन मुझे लगता है वो इंडिया को बातें सुनाने के लिए रखे हुए हैं। डिफेंस मिनिस्टर का काम था जहां पर अटैक हुए आप वहां पर जाओ, आप बाजोड़ में जाओ, लकी मरवत में जाओ, बन्नू में जाओ, जहां पर अटैक हुए वहां पर जाओ, जो लोग शहीद हुए हैं उनको गले लगाओ। बट मैं देखता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब तो बस इंडिया को बातें सुनाने के अलावा कुछ भी नहीं करते। हाँ, चलिए, मुझे उस्मान साहब ये बड़ी अच्छी बात लगी कि कम से कम कोई पाकिस्तान में ऐसा है जो सच्चाई पे बात करता है। एटलीस्ट वाकई में जो मौजूदा हकीकत है लाग लपेट के, ये बड़ी अहम बात हो जाती है। अच्छा भूषण जी, आपकी कुछ बात पे रिएक्ट कर रहे हैं, फिर मैं आगे रजा जी से सवाल पूछूं। जी, मैं आपको बधाई देता हूँ नैना जी। हमारे जो मेहमान आए हैं पाकिस्तान से, दोनों राजा साहब, लिखा तो राजा है तो बड़ा अच्छा नाम भी, और बातें बड़ी बैलेंस कर रहे हैं। और हमारे पत्रकार साहब भी अभी आए हैं, उस्मान अहमद साहब। मुझे राजा साहब एक बात बताएं, आप FATF जो है, आप कहते हैं आप पाकिस्तान जो है टेररिज्म का गढ़ नहीं है। FATF जो है, आपको पता है क्या होता है FATF में क्यों डाला जाता है? जो सरकार है उनके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं, विल पावर नहीं, जिसकी वजह से टेररिज्म बढ़ रहा है। यही FATF है। मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है, जो भी चल रहा है। आप 7 साल तक ग्रे लिस्ट में FATF में रहे हैं। जो उस्मान साहब कह रहे हैं, हमने अपना घर देखना है, इंडिया ने अपना, पाकिस्तान ने अपना। तो आप हैं तो गढ़ है, इसलिए तो कह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप बताएं 1947 में खुदाई खिदमतगार, पैदा तो मैं बाद में हुआ हूं, खुदाई खिदमतगार और खान अब्दुल गफ्फार का जो कहते थे कि जिन्हें कहते थे फ्रंटियर गांधी, ये तो NWFP था, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, फाटा, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। वो जो है एरियाज 25,000 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर लगभग, पूरा KP के 1 लाख लगभग स्क्वायर किलोमीटर है। 1/4 ये ट्राइबल एरिया है। इनको फ्रीडम था, ऑटोनॉमी थी, वो आपने 2018 में मर्ज कर दिया। जब आप ऑटोनॉमी मर्ज करेंगे, नंबर 1 खत्म करेंगे उनकी, नंबर 1, उसके बाद भी तरक्की नहीं हुई। आप देखिए, जो आपका जो KPK है, आपका जो पर कैपिटा इनकम है KPK में, वो 25% कम है। $1,800 पाकिस्तान का है, $2,300 पर कैपिटा इनकम साल का सिंध का है, और कुछ 25% कम KPK का है, और 40% कम बलूचिस्तान का है। तो ये साफ जाहिर करता है, तभी आपको तकलीफ हो रही है। बलूची में भी FATF, वहां भी है प्रॉब्लम्स ट्राइबल्स का, बलूचिस्तान में, KPK में। तो वही आप उस्मान साहब ने जैसे कहा, हमने खुद, प्रॉब्लम हर कंट्री को है, हमने अंदर झांकना है। जब आप उनको गुर्बत में रखेंगे, उनका कर के पर कैपिटा GDP बता रहा है, तो टेररिज्म छूटने वाला है। उसमें इंडिया तो कुछ नहीं कर सकता, ये आपका ही काम है, आपने सुलझाना है। और एक लास्ट पॉइंट, जी, अपने स्वर्गीय मुशर्रफ क्या कहा करते थे, गुड तालिबान बैड तालिबान। अब गुड तालिबान बैड तालिबान जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है कि रनिंग विद द रैबिट एंड हंटिंग विद द हाउंड। शिकारी कुत्ता जब खरगोश को के पीछे शिकार करता है, तो आप जो है, पाकिस्तान जो है, या कोई भी बंदा, वो खरगोश के साथ भी है, वो शिकारी कुत्ते के साथ भी है। ये आपने उस टाइम काम किया, गुड तालिबान बैड तालिबान, अभी भी आपने किया। ईरान के प्लेन आप मध्यस्थता कर रहे हैं,
ईरान ठीक है। यूएसए के बीच में, ईरान के प्लेन्स यहाँ पे आज खड़े कर दिया आपने नूर खां बेस में। जवाब तो ले ये लेती हूँ। इस टाइप की विश्वसनीयता नहीं होगी देश की, कैसे तरक्की करेगा देश? रजा काशिफ जी, रजा काशिफ जी। अच्छा, जी जी। और मेरे ख्याल में नैना जी आपका भी कोई सवाल है वो भी कर लें, मैं सारे सवालों के इकट्ठे जवाब। बोलिए 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 जी। अच्छा, जो अभी साहब थे जिन्होंने बात की कि केपी बना 1901 में पंजाब से अलग किया गया पिशावर को, उसके बाद वो हुआ, ठीक है जी, ये पिशावर था। और 1881 की कभी आप जो सेंसस था मर्दमशुमारी वो देख लीजिएगा, डेंजल एफ्स्टिस के नाम से उन्होंने पूरा इसका किया है, कभी देखिएगा तसल्ली से। अच्छा, दूसरा ये कि केपी के अंदर या खैबर सूबे में आप कह रहे हैं कि आबादी और वहां उनकी इनकम कम है, तो देखें वहां इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, ठीक है, वो सारी माउंटेनियन एरिया है। और इसी तरह बलूचिस्तान में भी माउंटेनियन है, वहां आपको बड़ा क्या चीज मिलती है ईरान से, अगर कोई स्मगलिंग हो या कुछ चीजें हो तो वो उसके ऊपर जिंदा है, ठीक है। अच्छा, मेरी बात पहले पूरी होने दे, सुन लेना, बात सुना करें। अच्छा, कराची सिंध की जहां तक बात है तो सिंध में अगर आप आए तो कराची में पोर्ट है, और पोर्ट सिटी होने की वजह से दुनिया में जो जियोग्राफी भी मेरे पास इत्तेफाक से सब्जेक्ट रहा है मेरे पास ग्रेजुएशन में, तो जियोग्राफी आपको ये बताती है कि देखें दुनिया की पुरानी जो सिविलाइजेशन थी, आबादियां थी, वो सब दरिया किनारे थी। अब आप दुनिया के जितने बड़े शहर उठा के देखें वो सारे समंदर के किनारे हैं, यानी कि वो सारे के आपको कोस्टल एरिया में मिलेंगे, चाहे मुंबई हो आपका। आप देखें, कहने का मकसद है कि मैं आपको थोड़ी सी डेमोग्राफी भी क्लियर करने के लिए बता रहा हूं, उसकी रीजन ये है। अच्छा, जो दो सूबे हैं वहां कहा जाता है, इससे 25 साल पहले ये कहते थे कि पेशावर से ज्यादा जो पश्तो बोलने वाले थे, पठान थे, वो कराची में थे। इसी तरह कराची में आपको पंजाबी भी मिलेंगे, पूरे पाकिस्तान के लोग मिल जाएंगे। इवन के 47 के टाइम पे कराची में सिनेगॉग भी था, जिसको ज्यूज का, यहूदियों का जो इबादत की जगह है, वर्शिप प्लेस था, सिनेगॉग भी था। और कहने का मकसद है कि ज्यूज यहाँ पे भी रहते थे कराची में। अच्छा, और दूसरा ये कि चीजें जो होती हैं डेमोक्रेसी पाकिस्तान में जैसी है बहुत आइडियल नहीं होगी, लेकिन आप ये कहें कि पाकिस्तान में दो फेज चलते हैं, एक होता है मार्शल्ला और एक होता है आफ्टर मार्शल्ला या पोस्ट मार्शल्ला। तो देखिए, अब मार्शल्ला से आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान निकल आया तो अच्छी बात है। अच्छा, एफटीएफ के हवाले से आपने कहा कि वो ग्रे लिस्ट में गए, जवाब आपने खुद ही दे दिया कि यार वो जो ग्रे का है वो मनी लॉन्ड्रिंग की भी नहीं होती, वो ग्रे लिस्ट में इसलिए डाला जाता है कि वो जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं वो क्लियर नहीं होती। लेकिन अब आप देखेंगे स्टेट बैंक ने बड़ा ही हार्ड सिस्टम कर दिया है पाकिस्तान में, इवन के क्रिप्टो अगर इंडिया में बैन है तो पाकिस्तान में भी है। अरे लेकिन सुनिए, तो आपने बड़ी अच्छी खास जरूरी बातें तो बताई, लेकिन रजा काशिफ साहब फिर भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो तो 2 जून की रोटी के लिए परेशान है, महंगाई के लिए परेशान है। अभी अगर बॉर्डर एरिया सुरक्षा, अभी आपने जो बातें बताई, इतने लोन मिलते हैं, लेकिन उस लोन का इस्तेमाल किस रूप में होता है, बात तो ये समझने वाली बात है ना उस्मान जी। क्या जो लोन लिया जाता है वो दावा किया जाता है सुरक्षा को लेकर, आम जनता को सर्विस मुहैया कराने को लेकर, क्या वहां पर अगर ऐसा होता तो महंगाई इस कदर होती क्या? अगर ऐसा होता तो लोगों को बाहर डिपोर्ट करने की जो तमाम तस्वीरें आती हैं, अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर होते क्या? उन्हें वापस बाहर भेज दिया जाता है, भाई उनको भिखारी बनकर वो रह रहे थे वहां पे। ये फेलियर्स नहीं है क्या, खासतौर से सीमा के जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे? मैं आपके एक्स आर्मी चीफ की बात से शुरुआत करूंगा। मैंने उनका बयान देखा था, तो आपके एक्स आर्मी चीफ का बोलना है कि रोटी कपड़ा और मकान के मसाइल तो इंडिया और पाकिस्तान में दोनों तरफ हैं। तो मैं इंडिया के एक्स आर्मी चीफ की बात से एग्री करता हूं कि रोटी कपड़ा और मकान के प्रॉब्लम इंडिया में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं। और यकीनन पाकिस्तान को जो एक इंसल्टिंग चीज हो जाती है वो लोन वाला मसला है। इंडिया पाकिस्तान से एटलीस्ट फाइनेंशियल कंडीशन में तो अच्छा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को लोन मांगते हुए इधर उधर जाना नहीं पड़ता। तो ये चीज पाकिस्तान के साथ एक जुड़ी है और ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट है, ये शर्मिंदगी है। पाकिस्तान को इस पे इमरजेंसी बेसिस पे फोकस करना है कि वी आर न्यूक्लियर नेशन, हमारी इतनी बड़ी आर्मी है, हम सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं, पर हम $1 मिलियन लोन्स पे चल रहे हैं दूसरे मुल्कों के। तो एज पाकिस्तानी मुझे ये बहुत बुरा लगता है।
और इस पे पाकिस्तान के जो पावर सर्कल हैं उनको अपनी बिल्कुल ये लोन लेते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज बना लेते हैं। पाकिस्तान $1 बिलियन दुबई से लोन लेता है, वहां पर $10 बिलियन की पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज हैं। तो ये जो करप्शन है, ये पाकिस्तानियों का मसला ये है, करप्शन में इंडिया के सियासतदान भी करते हैं बट वो इंडिया में ही रखते हैं। पाकिस्तान के सियासतदानों का जो मसला है वो करप्शन करके बाहर ले जाते हैं। द मोमेंट आप पैसा बाहर ले जाते हो, बाहर प्रॉपर्टी बनाते हो, तो वो गड़बड़ होती है। इंडिया का सियासतदान वहीं करप्शन करता है, वहीं मॉल बनाता है, इंडस्ट्री लगाता है, फैक्ट्री मैं आपको ये बताऊं, देखिए लेकिन उस्मान जी क्या होता है कि कई जगहों पर होता है दाल में काला, कई जगहों पे पूरी दाल काली। पाकिस्तान में पूरी दाल काली हो जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये कि अब तो बाकायदा फटकार लगने लगी कि भाई इतने बेल आउट मिल रहे हैं, आपने जनता के हित के लिए किया क्या? हित के लिए अगर कुछ करते तो समझ में आता। बात करते हैं पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की, तो आप उनको पाल पोस रहे हैं। आप दुआ नहीं करती हमारे लिए ना, आप पाकिस्तान के लिए दिल से दुआ करें सुबह आरती के वक्त, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के हालात अच्छे होंगे। क्या बात है, क्या बात है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भारतीय जो दुआ है अगर काम कर जाए तो हम तो यही हमेशा दुआ करते रहते हैं कि अकल आ जाए जरा सी। लेकिन राजन जी, अगर सिर्फ दुआ से काम चल रही होती, अगर बात बन रही होती, तो आसिम मुनीर तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे तो हमारी सेना जो है अल्लाह की सेना है, वो चल ही AAA के आधार पर रही है। जब वहाँ पर उसका कुछ कल्याण नहीं हो पा रहा तो मुझे वही लग रहा है कि वाकई में यहाँ से अब दुआएं ही भेजनी पड़ेंगी। राफेल वगैरह तो बात की बात है। नहीं बिल्कुल सही बोला। देखो, दुआई की पहले बात कर लिया। 47 से लेकर 2014 तक हमने बहुत अच्छी दुआई दी, पर बदले में बद्दुआ ही मिली। ये थोड़ा सा माहौल बदली हुआ कि द टाइप ऑफ दुआ, सीधी क्लियर बात कर रहा हूँ, 2014 के बाद एक स्ट्रेटजिक कम्युनिटी में हल्का सा चेंज आया। उससे पहले स्ट्रेटजिक कम्युनिटी में ये यकीन था, भारत की खासकर, कि अस्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। उसके बाद ये बदलाव आया कि अनस्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट, और इसका नतीजा आपके सामने है। देखिए, ये जो बोलते हैं हमने टीटीपी को सब किया, वो किया, टीटीपी बीटीपी के साथ हमारा कोई बॉर्डर नहीं मिलता। जिस प्रकार ये कश्मीर में मिलते हैं, पीओके में बॉर्डर मिलता है, वो वाया अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान के साथ भी हमारा बॉर्डर नहीं मिलता। तो अगर इनका कहना सच है तो फिर पहली बात तो ये माने कि भैया हमारी एजेंसीज आपसे बहुत ज्यादा आगे है। बिकॉज अगर हम थर्ड कंट्री के थ्रू कर सकते हैं तो फिर मतलब कुछ तो मानना चाहिए। एनीवे, दैट इज नॉट द केस। एक्चुअली में क्या हुआ है, हमने ट्रेड जो कट ऑफ किया, इंटरनेशनल आइसोलेशन करी, फाइनेंशियल आइसोलेशन करी, उसकी वजह से इनके ऊपर एक्चुअली प्रेशर आ गया है। और अभी जो लास्ट में पिछले साल जो हमने पानी में भी आइसोलेशन कर दी कि भैया अपनी मर्जी से देंगे, जब दिल आया, दैट हैज पुट लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी एंड दिस स्ट्रेस विल कीप इंक्रीजिंग। ये बढ़ता रहेगा, मैं आज बता रहा हूं, बढ़ता रहेगा। पाकिस्तान इकोनॉमी के ऊपर ये स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। आप जो चीज सोच रहे हैं कि उधर से उसकी जरूरत ही नहीं है हमको अब, बिकॉज हमारे पास इकोनॉमिक टूल्स इतने ज्यादा हो चुके हैं कि इकोनॉमिक टूल से पाकिस्तान को उस हालत में लाया जा सकता है जहां पे मतलब यू विल बी फोर्स्ड टू कैप्चुलाइज, वो लाया जा सकता है। इसीलिए आपके रक्षा मंत्री कभी पाव का बम, कभी आधा किलो का बम, कभी 1 किलो का बम, कभी कलकत्ता के ऊपर बम, कभी बॉम्बे के ऊपर बम। आई मीन, इस टाइप की स्टेटमेंट जो दे सकता है कि हमें कोई भी हमला करेगा हम कलकत्ता पे हमला कर देंगे। आई मीन, बात कहीं और की हो रही है, वो कलकत्ता पे हमले की बात कर रहा है। दिस इज बॉर्न आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि भी दे नो कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। दवाइयां, आधी दवाइयां आपको इनके पाकिस्तान में आज भी मेड इन इंडिया मिलेंगी, बट आया न्यूजीलैंड, यूएई, फिर आती हैं पैकेज होके, उर्दू की पैकेजिंग लगती है, आती है 10 गुना। एक पैरासीटामोल जो हमारे यहाँ 10-15 रुपए का पत्ता मिल जाता है, 150 रुपए का, तो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 10 टाइम्स मेडिसिन। मतलब आप की महंगाई आदि भारत कंट्रोल कर सकता था, पर आपने चुना कि भैया हम तो 1000 कट मारेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये हमने नहीं चुना, ये आपने चुना। तो जब वही चीज
का शीशा दिखाया जा रहा है, तो फिर रोना पीटना बंद होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल कोई रोना पीटना नहीं, जो आप कर सकते थे आप करो, जो हम कर सकते हैं हम करें, नतीजा आपके सामने है। दिस इज नॉट बिलीजरेंस, दिस इज नॉट दिस थिंग, दिस इज, और ये पाकिस्तान, इसमें सिर्फ दुख की बात यह है कि ये जो फैसले हैं ये हुक्मरान लेते हैं, फौजी जनरल लेते हैं, पर नतीजे आम जनता को भुगतने पड़ते हैं, एंड उसके लिए आदमी को बुरा लगता है, हर किसी को बुरा लगेगा, क्योंकि जो भूख से मर रहा है उसका कोई कसूर नहीं है, उसका डिसीजन मेकिंग में हिस्सा भी नहीं था। ही इज एज एक्सप्लॉइटेड जैसा कोई भी एक्सप्लॉइटेड आदमी दुनिया में थोप दी गई ना सर, उस पर तो सिचुएशन जबरदस्ती थोप दी गई, एब्सोल्युटली थोप दी गई है। सो इट इज अप टू पाकिस्तान इज नाउ टू राइज अगेंस्ट दिस सिस्टम। ये जो हाइब्रिड बोलते हैं, इस सिस्टम से आजादी ये खुद पा सकते हैं, एंड थिंग्स कैन गेट बैक टू नॉर्मल, बट ये खुद निकले बाहर, तभी कुछ हो सकता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए खुद का कल्याण खुद से ही होगा। देखिए ना उस्मान साहब, भले ही हम जितनी दुआ कर लें राजा जी, हम कितनी ही दुआएं क्यों ना कर लें, लेकिन खुद की परेशानियों का समाधान तो पाकिस्तान को ढूंढना पड़ेगा ना। अगर गले आतंकियों को लगाएंगे तो वह आपको कोई दुआएं तो देकर नहीं जाएंगे। राजा जी कुछ कह रहे थे। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी मैं हाल ही में एक ट्वीट देख रहा था, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है रजी दादा की एक ट्वीट थी अभी, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की, उनकी सोर्स थी, उनके मुताबिक ये था कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए नवाज शरीफ जो है फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर, उनके जरिए ये काम किया जा रहा है, और ताकि दोनों के जिसको कहते हैं कि जो पुराने जिस तरह से हालात थे और ताल्लुकात थे, रिलेशनशिप थी इंडिया पाकिस्तान, तो उसको पुरानी वाली लेवल पे लाया जाए। राजा जी बात तो ये है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं वो तो पाकिस्तान खुद सुधारेगा, उसमें हिंदुस्तान क्या कर लेगा या बाकी कोई क्या कर लेगा। सबसे अहम बात तो ये उस्मान जी, क्या जो हिंदुस्तान से बात करने की बात कही जा रही है, हिंदुस्तान ने तो हमेशा भरोसा जताया, लेकिन उसके बाद उससे क्या मिला? कभी मिल जाता है करगिल, कभी मिल जाता है संसद अटैक, कभी मिल जाता है पहलगाम, कभी मिल जाता, और ये तो सीधे हमले हैं। अप्रत्यक्ष तौर से तो आप अपने घर की लड़ाई में भी घसीटते रहते हैं हिंदुस्तान को। आप इंडिया वाले ना समझौता एक्सप्रेस का हमला भूल जाते हैं, जिसमें आपकी गवर्नमेंट ने बोला था 40 पाकिस्तानी शहीद हुए थे, और आपकी उस वक्त की कांग्रेस गवर्नमेंट ने बोला था बीजेपी भगवा सेक्शन इस समझौता एक्सप्रेस के हमलों में इन्वॉल्व है। समझौता एक्सप्रेस किसने करवाया? आप लोग अभी तक इसका क्यों नहीं पता करवा सके? तो बातें ये है, ठीक है पाकिस्तान ने ज्यादा गलतियां की होंगी, पाकिस्तान ने ज्यादा बार इंडिया का भरोसा तोड़ा होगा, बट गिले हमारे भी हैं, हमारे भी। आपके अभी ये गेस्ट ने बोला है कि अनस्टेबल पाकिस्तान इंडिया के इंटरेस्ट में है, उन्होंने तो ख्वाजा आसिफ साहब की बात पे मोहर लगा दी है कि ये अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में इंडिया करवा रहे हैं। आपको और किस प्रूफ की बात चाहिए? हम जैसे नौजवान जो अच्छे ताल्लुकात की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, आप लोग कहते हैं अनस्टेबल पाकिस्तान हमारे इंटरेस्ट में है, तो देखिए ये बातें फिर दुश्मनी की तरफ जाएंगी, ये एक और जंग होगी, और जंगें फिर दोनों के इंटरेस्ट में नहीं है। आपके एक्स रा के चीफ का बयान चल रहा है आजकल, एएस दौलत साहब का, वो ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करते करते खुद आइसोलेट हो गया है। ये आपके एक्स रा चीफ, अरे उस्मान अहमद जी, देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के अनुसार चीजों को समझने वाली बात हो जाती है उस्मान साहब। मैं आपको बता देती हूँ, सुनिए, आइसोलेशन की जो बात है, अच्छा अगर आपने रॉ की बात करें तो मोहम्मद अमीन साहब ज्यादा बेहतर तरीके से शॉर्ट रिएक्शन में बता देंगे। मोहम्मद अमीन साहब, जो बार बार जिन बयानों की बात अगर हो रही है, जरा उनको बताइए क्या कहना चाह रहे हैं वो। आर्यो दीवान जी। जी अमीन बात समझा इनकी बात, एक्चुअली क्या करना चाहते? दौलत साहब का बयान अब क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है? दौलत साहब आप रॉकेट चीफ तो है नहीं, और आपके डिफेंस मिनिस्टर का जो पार्लियामेंट में दिया बयान है वो 14 मई का चल रहा है लेटेस्ट, जिसके में हमको वो ठहरा रहे हैं कि हिंदुस्तान उनके लिए कर रहा है गड़बड़ है, और हिंदुस्तान जो है उनके प्रॉक्सी वार करा रहा है थ्रू अफगानिस्तान। ये कैसे पॉसिबल है? हमें लड़ना होगा तो हम डायरेक्ट आके लड़ेंगे ना। अभी दिया ना जवाब मैंने, सिंदूर में ऑपरेशन सिंदूर चला गया, आपने ठिकाने उड़ा दिए। हमें किसी की जरूरत नहीं है कि हम किसी डिसेबल्ड आदमी को लेके चलेंगे। अफगानिस्तान हमारे सामने ज्यादा पावरफुल नहीं है और आपके सामने पावरफुल नहीं है, तो फिर हम क्यों उसको वाया मीडिया करके लड़ेंगे? हमें लड़ना होगा, जवाब देना आता है, टिट फॉर टैट।
हम तो लड़ेंगे नहीं, और लड़े तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा उस्मान जी कुछ कह रहे हैं, फिर लास्ट रिएक्शन दीवान जी का ले रही हूँ मैं। जी उस्मान जी। आपके थिंक टैंक्स ये बात करते हैं कि मैं इंडिया को बलोचिस्तान, क्या ये मेजर गौरव आर्या इतनी बार ये बात नहीं कर चुके कि इंडिया को अफगानिस्तान के थ्रू बलोचिस्तान में KPK में हालात खराब करने चाहिए? अजीत दोवल की बलोचिस्तान को गर्म करने की साहब करने को तो भारत बहुत कुछ कर सकता है, करने को तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हम करते नहीं है ना। हमने तो मौका दे दिया था आपको ऑपरेशन सिंदूर में सुधरने का। दीवान जी प्लीज लास्ट रिएक्शन। रजा जी और उस्मान जी, आप के पास भी ऐसे नेता हैं जो हिंदुस्तान के फेवर में बात कर देते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे नेता और AS दुलत और कई लोग वो हैं अय्यर वगैरह जो कह देते हैं कि हम पाकिस्तानी, हमसे मिलो, हमने मोदी को गिराना है। वो छोड़ दीजिए, उसमें इंडिया और पाकिस्तान सिमिलर है। मैं बताता हूँ सारा सीक्रेट आपका जो पाकिस्तान का ग्रोथ का है। अभी ट्रम्प आसिम मुनीर को बुलाता है, इंडियन आर्मी चीफ को नहीं बुलाता है, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है। तो क्या आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी है? वहां वर्चस्व आप कमांड कंट्रोल आर्मी का चल रहा है। जब आर्मी का चल रहा है तो वो सर्वे सर्वा है, तो ये आपका नुकसान होने वाला है। और आप बताइए इसलिए आप कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे, करप्शन जो कहे। CPEC में $60 बिलियन चीन ने लगाया है, उसको अर्निंग नहीं हो रही, कंपनियां बंद हो रही हैं, इतनी भारी नौकरियां मिलेगी आपको वहां पे। तो कुछ तो आप करोगे। मिलिट्री हुक्मरान जब तक आप नहीं हटाओगे उनका वर्चस्व, मेरी समझ में पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। और यही तो बात है सर। और हमेशा अगर ठीक रहे हिंदुस्तान पर फोड़ते रहेंगे। घर में देखिए ना, BLA बलूचिस्तान का हिस्सा या खैबर पख्तूनख्वा की तरफ TTP, तालिबान, ये तो बड़े लगातार चुनौती दे रहे हैं। घर के हालात सुधारिए, दूसरों को दोषी ठहराने से कुछ नहीं होगा। घर के हालात सुधारने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। या ये कहा जाए कि काबिलियत नहीं है, स्थिति कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।